नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 40 की। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। पटना स्थित पार्टी दफ्तर में जिला स्तर से लेकर लोकसभा प्रभारी और लोकसभा विस्तारकों की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनावी मोड में आई बीजेपी, लोकसभा चुनाव की बनी रणनीति। बैठक में एनडीए की जीत पर मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रविवार को बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा विस्तारकों की बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार भाजपा प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बैठक के जरिए सभी लोकसभा सीटों का फीडबैक लिया गया। पार्टी के लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों के साथ ही रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक से मिले फीडबैक की जानकारी केंद्रीय समिति को दी जाएगी। एनडीए से कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा 14 जनवरी के बाद होगी, ये तय हुआ। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र जी भी मौजूद रहे। मतलब कि हम संगठन को कैसे और मतलब निचले स्तर पर और पार्टी का जो आगामी कार्यक्रम है जनसंपर्क अभियान का जाकर के है, उस जनसंपर्क अभियान पर चर्चा हो रही थी और प्रथम चरण में किया गया था, बहुत अच्छा रहा था। और आगे भी हम लोग जनसंपर्क अभियान कर भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को हर गांव हर घर तक ले जाएंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत को सुनिश्चित करना है। इसके लिए पार्टी नेता अभी से ही अपने अपने क्षेत्रों के लिए मिले टास्क को पूरा करने में जुट गए हैं, क्योंकि लक्ष्य 2014 से ज्यादा सीटें जीतना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। इधर चिराग पासवान ने बीजेपी को नसीहत दी है कि मंदिर जैसे विवादित मुद्दों को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। चिराग के बयान के बाद एनडीए के अंदर सियासत गर्मा गई है और विपक्षी चुटकी ले रहे हैं। चुनावी मुद्दे पर एनडीए में चिकचिक। चिराग ने कल दी थी नसीहत। मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते। आज फिर से दे दी सलाह। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि राम मंदिर और ट्रिपल तलाक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। गिरिराज ने दिया करारा जवाब। हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है राम मंदिर, आस्था का सवाल है राम मंदिर। राम की मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, मक्का मदीना में बनेगा? राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दे से परहेज करने और ऐसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा न बनाने की नसीहत देकर चिराग पासवान ने एनडीए में मुद्दों की जंग छेड़ दी है। गिरिराज सिंह जैसे नेता ने सलाह को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि बाकी बीजेपी नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। राम मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। अब शाहनवाज चाहे जो कह लें, लेकिन चिराग की नसीहत और गिरिराज के जवाब ने विपक्ष को बहाना दे दिया है एनडीए पर तंज कसने का। इन चिराग जी और एवं जदयू की राजनीति समझ नहीं पा रहा हूं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है। ये चुनाव साफ तौर पे संविधान के सरोकारों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विधान के सरोकारों के बीच में ये दो मुहा चरित्र नहीं चलेगा। मनोज झा का तंज अपनी जगह है, लेकिन ये सच है कि एनडीए के घटक दल धर्म संकट में है। एलजेपी और जेडीयू राम मंदिर और 3 तलाक पर बीजेपी का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तमगा जो छीन जाएगा, और बीजेपी नेता इन मुद्दों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वोट बैंक के बिखरने का खतरा है। मतलब आने वाले दिनों में भी इन दलों के बीच नसीहत की सियासत और फ्रेंडली फाइट चलती रहेगी। दिल्ली से विनीत, हाजीपुर से राजीव मोहन और पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
और अब बात लगातार हो रही बयानबाजी की। बयान का स्तर कितना गिर गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार की सियासत में मेंढक और हाथी की एंट्री अब हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर निशाना साधा और विरोधी खेमे को दमा का मरीज बता दिया, तो तिलमिलाए विपक्ष ने भी करारा जवाब दे डाला। विवादित बयान का जवाब भी विवादित तरीके से दिया गया और एनडीए का मतलब भी समझाया गया। सियासत में मेढक कौन? कुआं में मेढक डूब जाता है, टर टर करता है। अभी ये टरटराने का वक्त आ गया। अब मेढक समझता है कि समूचा दुनिया हमारे ही ऊपर है, उसको पता ही नहीं। राजनीति का हाथी कौन? कांग्रेस का मानना है हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। एनडीए का मतलब क्या? एनडीए का सीधा मतलब है नहीं दोबारा आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कैमूर में चौबे ने महागठबंधन को मेढक करार देते हुए उसे ठगबंधन करार दिया। साथ ही विपक्षी अलायंस को 7 बहनों का बेमेल कुनबा बता डाला। कुआं में मेढक डूब जाता है, टर टर करता है। अभी ये टरटराने का वक्त आ गया। अब मेढक समझता है कि समूचा दुनिया हमारे ही ऊपर है, उसको पता ही नहीं। ये टरटर करने वाले ये चुनाव के माहौल में ये रामो बामो सामो दामो धामो 7 बहिन चंपा जागो रे जागो। चौबे यही नहीं रुके, कहा महागठबंधन दमा का मरीज है जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। और बिहार की जनता और देश की जनता ये रामो बामो सामो ये दम्मा का जो मरीज हो गया है, इस दम्मा के मरीज को पूरी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाएंगे और हिंद महासागर में समा जाएगा। ये तमाम रामो दामो सामो कहीं कोई नहीं बचेगा और देश का प्रधानमंत्री फिर से भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। अश्विनी चौबे का विवादित बयान सामने आने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई और पार्टी की ओर से विवादित जवाब भी दिया गया। मोदी सरकार में अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हैं और ये जब भी बोलते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं, बकवास बोलते हैं। कांग्रेस का मानना है हाथी चले बाजार, भौंके हजार। इन लोगों के बयान को कौन महत्व देता है? ये तो जब भी बोलेंगे गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। इन्हें अपना भविष्य अपना पता है नहीं कि अब 2-4 महीने के मेहमान हैं। चौबे ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया तो आरजेडी ने एनडीए का फुल फॉर्म भी बता दिया। पार्टी नेता कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं लौटने का डर ही है जिससे बीजेपी के नेता छटपटाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। एनडीए का सीधा मतलब है नहीं दोबारा आएंगे। इसीलिए सब भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैन हैं कि दोबारा आना नहीं है, तो हताशा और निराशा में इस तरह का बयान आदमी देता है। मतलब लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही सत्ता पक्ष और विरोधी खेमा हमलावर हो गया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन नेताओं को विवादित बयानों से जरूर बचना चाहिए। ऐसे बेतुके बयानों और नेताओं के मंसूबों को जनता बखूबी समझती है, क्योंकि ये तो पब्लिक है जनाब, सब जानती है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद के साथ पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बयान देने के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात कुछ आपस में चल रहे मुद्दों की कर लेते हैं। जेडीयू और बीजेपी दरअसल सहयोगी हैं, दोनों एनडीए में हैं, लेकिन 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर जेडीयू का साथ बीजेपी को मिल ही नहीं पा रहा है और बीजेपी को इसका मलाल भी नहीं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से जानते हैं। अपनी प्रतिबद्धता है, जब हमने ये तय कर रखा है कि इन सब मुद्दों का समाधान अदालत के जैसे हो और यानी कि आपसी सहमति से हो और इस बीच में कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जेडीयू एनडीए में तो है, बीजेपी के साथ भी है, लेकिन विवादित मुद्दों पर बीजेपी से दूरी दिखाने की कोशिश भी है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? जवाब जानना है तो एक और बयान सुन लीजिए। मानना है कि पूरे बिहारियों का, जो बिहारी है वो जेडीयू का है, वो एनडीए का है, पूरे बिहारियों का वोट आएगा। क्यों नहीं आएगा अल्पसंख्यक का वोट? अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है आज तक पिछले 70 वर्ष में किसी सरकार ने नहीं किया। जी सही सुना आपने, यही है असली वजह। अल्पसंख्यक वोट के गड़बड़ाने का डर। जेडीयू की नजर शुरू से मुस्लिम वोट बैंक पर रही है।
जो बिहार के करीब 15% है। नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए तमाम काम भी किए। पिछले चुनाव में जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतारे थे। अब जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा हो गया है, तो माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें जेडीयू के ही खाते में आएंगी। अब विपक्ष का आरोप है कि जेडीयू मुस्लिम वोटर्स को बरगलाने की नीयत से ये दिखावा कर रहा है, लेकिन लोग सब समझ चुके हैं। यह एक शुद्ध अवसरवादी राजनीति है कि आप भाजपा के साथ हैं, सरकार में उनके साथ हैं, और कुछ एजेंडा पर जेडीयू अपने आप को अलग दिखती है, दिखाने की कोशिश करती है। तो मैं समझता हूँ ये एक चालाकी है और आम जनता इन चीजों को समझती है। अब विपक्ष को चाहे जो दिखाई दे, बीजेपी को इन विवादित मुद्दों पर जेडीयू का साथ न मिलने का कोई मलाल नहीं। का मतलब ये नहीं, उस दल का अपना वजूद नहीं है, अपना विधान नहीं है, अपना संविधान नहीं, अपना निशान नहीं, अपना कार्यक्रम नहीं है। तो हर दल अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाता है, लेकिन जहां एनडीए की बात आती है तो हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ होने का फायदा एनडीए को मिलता रहा है, खासकर मुस्लिम वोटरों का। इस बार भी एनडीए को नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम और विवादास्पद मुद्दे से अलग रहने का तो फायदा मिलने की उम्मीद है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सोमवार का दिन महागठबंधन के लिए बेहद खास होने जा रहा है। कल शाम 6 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के तमाम नेता शिरकत करेंगे। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से लेकर तमाम तरह की रणनीति तय की जाएगी। हम लोग दे देंगे। अभी खरमास का समय चल रहा है, इसलिए शुभ काम हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इंटरनल बैठ के एक एक सीट पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कौन सीट पे कौन मजबूत होगा, कौन सीट निकाल सकता है, जीत सकता है। जाति समीकरण देखते हुए हम लोग कार्यक्रम करेंगे कि उसको वो सीट पे जगह मिले। मुकेश सहनी को जितना सीट चाहिए उतना सीट मिल रहा है और आई एम हैप्पी। मुझे कोई 1% की तकलीफ नहीं है। उसी तरीके से उपेंद्र जी को जितना सीट चाहिए वो उनको भी मिल रहा है, मांझी जी को जितना मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है। और महागठबंधन में शामिल होने के बाद विकासशील इंसान पार्टी अपने सहयोगियों को कल माछ भात का भोज देने जा रही है। पटना में वीआईपी पार्टी माछ भात के भोज की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी सहयोगी दलों के शामिल होने की बात कही है। पार्टी का दावा है कि माछ भात के भोज के जरिए लोकसभा की 40 सीट महागठबंधन को जिताएंगे। पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का सहयोगी बने हैं और बिहार में 14.79% मछुआरा है और हम लोग निश्चित तौर पे अगर ताकत बना ले, मूड बना लेंगे तो बिहार में हम 40 के 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। और इसके लिए हमारा कैंपिंग है, पूरे बिहार में माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। और ये कार्यक्रम बिहार में हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होगा, प्रखंड स्तर पे कार्यक्रम होगा। हम लोग मछुआरे हैं, हमारा कभी कांटा नहीं फंसने वाला है, दूसरे नए लोगों के लिए फंस जाएगा। हो सकता है बीजेपी अगर मछली खाए तो उसका कांटा गले में फंस जाएगा, लेकिन हम लोगों का कांटा फंसने वाला नहीं है। हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। और बात तेज प्रताप की रथ यात्रा की। आरजेडी नेता और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। तेज प्रताप ने बीजेपी के रथ के मुकाबले आज डीएसएस रथ निकाला। महनार से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई है जो पूरे बिहार में जाने वाली है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनका ये रथ सूबे में धर्मनिरपेक्षता का संदेश देगा। ये बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला रथ नहीं है। तेज प्रताप से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार में निकल गए हैं और सबसे बड़ी बात कि पहली बार रथ यात्रा की शुरुआत की है। तेज प्रताप जी, इस रथ यात्रा की जरूरत क्या है? रथ जो है डीएसएस का रथ है। ये धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ डीएसएस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। वो धर्मनिरपेक्ष रथ है, ना उस रथ का जाति है ना बिरादरी है। उस सारे मानव को, जितने भी मानव हैं और जितने भी मनुष्य हैं, तमाम लोगों को एक संदेश देता है कि सबका भगवान एक है। वो मानव का रथ है, इंसान का रथ है, धर्मनिरपेक्ष रथ है। और उस धर्मनिरपेक्ष रथ की यहाँ पे धरातल पे, पृथ्वी पे बहुत आवश्यकता है। बहुत बीजेपी का रथ की तरह नहीं है। बीजेपी का रथ तो है हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला, वो रथ नहीं चलेगा, धर्मनिरपेक्ष रथ चलेगा।
तो अपने रथ को तेज प्रताप धर्मनिरपेक्ष रथ बता रहे हैं। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। नेताओं के बेतुके बयान आग लगा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राज्यसभा सांसद मीसा भारती को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर डाली है। बिहार की डर्टी पॉलिटिक्स, सियासत में शूर्पणखा की एंट्री, औकात तक पहुंची राजनीति। चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी बोलेंगे, सियासी विरोधियों पर कोई भी टिप्पणी करेंगे। कम से कम बिहार में तो यही हो रहा है। नेता बयानों की मर्यादा को ताक पर रखकर उठपटांग बयान दे रहे हैं। बयान देने में उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। जेडीयू के बयानवीर नीरज कुमार की जुबान आज फिसल गई। फिसली ऐसी कि राज्यसभा सांसद मीसा भारती को लेकर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी कर दी। भरत मिलाप में भरत पूरे परिवार के साथ जंगल से राम को लाने वापस गए थे। आज तो स्थिति उलट है। आज दुर्योधन सत्ता पर काबिज है। बड़े भाई को बन बन घूमने के लिए बाध्य किया जा रहा है और शूर्पणखा को एक क्षेत्र के मालिक बनने पर भी राजी नहीं है। हे प्रभु, लालू परिवार का क्या होगा? कहां थे, कहां पहुंच गए? राम मंदिर और बजरंग बली पर सियासत अभी जारी है कि बिहार के नेता इस लड़ाई में रामायण और बात मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई ने 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जो दिल दहलाने वाला है। सीबीआई की चार्जशीट से बात निकलकर सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। पापगिरी में सजती थी ब्रजेश ठाकुर की महफिल। अश्लील भोजपुरी गानों पर मासूमों को नचाता था ठाकुर। ब्लू फिल्म दिखाकर लूटता था बच्चियों की असमत। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड में सीबीआई की चार्जशीट होश उड़ाने वाली है। सीबीआई ने पॉक्सो कोर्ट में 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 33 पीड़ित बच्चियों की गवाही भी शामिल है। ब्रजेश ठाकुर पर आरोप है कि वो लड़कियों को भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस कराता था, लड़कियों के साथ रेप करता था, अपने अतिथियों के साथ बच्चियों को संबंध बनाने को मजबूर करता था। दूसरा बड़ा आरोप रवि कुमार रोशन पर है। रवि कुमार रोशन बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हुए लड़कियों से रेप करता था और लड़कियों को छोटे कपड़ों में वल्गर डांस करने को मजबूर करता था। विकास कुमार, जो कि बाल कल्याण समिति का सदस्य था, उस पर भी दुष्कर्म के आरोप के साथ साथ लड़कियों को स्लीपिंग पिल्स खिलाने का आरोप है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा की पहचान बच्चियों ने सबसे गंदे आदमी के रूप में की है। रमाशंकर सिंह उर्फ मास्टर जी भी गंदे लोगों में शामिल था। वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी करता था और उसकी पिटाई भी करता था। डॉक्टर अश्विनी उर्फ आसमानी से बालिका गृह की लड़कियों को ट्रैक्यूलाइज कर बेहोश करता था और बिना कपड़ों के लड़कियों की जांच करता था। बड़ी बात है कि इस हैवानियत में बालिका गृह से जुड़ी महिलाएं भी उनका साथ देती थी, जिसमें प्रदेश के राजदार मधु का नाम सबसे ऊपर है। साइस्ता परवीन उर्फ मधु लड़कियों को सेक्स की ट्रेनिंग देती थी, गंदे गानों पर डांस करने को विवश करती थी और मना करने पर लड़कियों को नमक रोटी देती थी। बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक रोजी रानी को बच्चियों ने सब कुछ बताया, लेकिन उसने एक्शन लेने की बजाय आरोपियों को सहयोग करने को कहा। और तो और स्वास्थ्य जांच करने वाली डॉक्टर प्रमीला को जब बच्चियों ने आप बीती बताई तो उसने मदद करने की बजाय कहा कि कोई बात नहीं, वो दवा दे देगी। ऐसे और भी कई महिला कर्मचारी हैं जो बच्चियों की मदद करने की बजाय नशे की दवा देती थी और उनसे मारपीट करती थी। हद तो ये है कि बच्चियों ने ब्रजेश ठाकुर के सभी नौकरों पर भी दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया है। मतलब ब्रजेश ठाकुर ने बालिका गृह को नर्क घर बनाकर रखा था। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।